हेलो दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा था जॉन लॉक का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। तो आज हमारी बारी आती है जॉन लॉक के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं हम। थोड़ा उसमें हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। इसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि इसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार चित्र उपस्थित किया है। अब देखिए दोस्तों, यहां यह कह रहा है कि सबसे पहले आपको यह देखिए कि होब्स ने अपने विचारों में क्या कहा। होब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति सुरक्षा वाली तो है ही नहीं, सद्भाव की तो वो बात ही नहीं करता। बेंथम अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो बेंथम को भी आप क्रॉस कर सकते हैं, जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद में रूसो के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो इसमें दोस्तों आपका जवाब जो है वो डी सही हो जाएगा। डी ऐसे सही होगा दोस्तों क्योंकि यहां पर जो लोग ने ये कहा था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी इसमें कि एक तो कि प्राकृतिक अवस्था में कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी। दूसरा मैंने यह बताया था कि प्राकृतिक नियम के लिए कोई संस्था नहीं थी। प्राकृतिक नियम के लिए कोई संस्था नहीं थी। और तीसरा मैंने दोस्तों आपको यह बताया कि न्याय व दंड के लिए संस्था नहीं थी। मतलब दोस्तों मैंने जब आपको जॉन लॉक पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके बारे में जॉन लॉक कहता है कि यह अवस्था ठीक थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ ठीक होते हुए भी बहुत कुछ ठीक नहीं था इस अवस्था में। मतलब मनुष्य पारस्परिक सहायता सद्भाव वाली अवस्था तो थी, लेकिन इसकी दुर्बलता थी कि अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। मतलब इस समय ये 3 चीजें नहीं थी, कोई सर्वसम्मत विधि नहीं थी और प्राकृतिक नियम के लिए कोई संस्था नहीं। मतलब जो नेचुरल लॉ की जो बात करता है उसके लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी हुई थी जिससे क्या किया जा सके, उनको सही तरीके से लागू किया जा सके। और था न्याय व दंड के लिए। मतलब न्याय व दंड के लिए अगर किसी प्रकार का कोई मजिस्ट्रेट की जरूरत होती तो वो उस समय क्या था, अभाव था। इसलिए क्या करना पड़ा, सामाजिक समझौता करना पड़ा। ये बात जॉन लॉक ने कहा। तो दोस्तों आपका इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है लोक राजनीतिक सत्ता के प्रति विधि सम्मत विरोध के अधिकार को मान्यता देता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है और आर दे रखा है। यहां पे इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और उसके साथ ये भी देखना है कि जो आर है वो ए का आर है जो ए का क्या है कि सही वर्णन है या नहीं है। तो कथन और कारण वाला है ये। तो यहां लोक राजनीतिक सत्ता के प्रति विधि सम्मत विरोध के अधिकार को मान्यता देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कथन ए है वो बिल्कुल सही है यहां पे। उसके बाद कह रहा है कि लोक के अनुसार सरकार की स्थापना विश्वास पर आधारित न्याय के द्वारा की जाती है। मतलब लोक के अनुसार सरकार, बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब राज्य और नागरिकों के बीच में जब समझौता होगा तो स्थापना किसकी होगी, ट्रस्ट की होगी। और जो ये ट्रस्ट बनेगी, जो सरकार बनेगी, किस पर आधारित होगी, विश्वास पर आधारित होगी। विश्वास पर आधारित ये क्या हो जाएगी, संस्था हो जाएगी। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही आपके ऑप्शन क्या होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर ने परिश्रमियों और विवेकशील व्यक्तियों के लिए विश्व प्रदान किया है, झगड़ालू और कलह प्रिय व्यक्तियों की कल्पनाओं या लोलुपता के लिए नहीं। उक्त कथन किस विद्वान का है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन लोक दे रखा है, तो लोक तो जाहिर सी बात है यहां पे सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ईश्वर ने परिश्रमियों और विवेकशील व्यक्तियों के लिए, विवेकशीलता की जो बात है और विवेकशीलता का जो शब्द है उसकी बात जॉन लॉक ने की थी, और किसी ने नहीं की थी। मतलब होब्स ने तो इंसान को अच्छा नहीं बताया था, और लोक ने क्या कहा था कि मनुष्य कैसा है, विवेकशील प्राणी है, शांति सद्भावना से रहना चाहता है। तो शांति सद्भावना की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि झगड़ालू और कले प्रिय व्यक्तियों की वो बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पाश्चात्य विचारक का विचार है कि समाज व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है, ना कि उसे हड़पने के, समाज व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, ना कि उसे हड़पने के लिए।
देखिए दोस्तों, ये बात जॉन लॉक ने कही थी कि जो समाज व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए, मतलब जिस समाज का जो निर्माण हुआ है उस समाज का निर्माण व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है। संपत्ति की सुरक्षा मतलब दोस्तों, जो जॉन लॉक है वो व्यक्ति को 3 अधिकार देता है। 3 अधिकारों वो है जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति। मतलब सरकार का काम क्या होगा, सरकार या जो भी समाज बनेगा उसका काम होगा व्यक्ति अच्छा जीवन में स्वतंत्रता की रक्षा हो और उसकी संपत्ति की भी क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि लॉक के विचार बिल्कुल इससे मेल खाते हैं। इन तीनों का समर्थन लॉक ने ही किया था, तो यहां पर संपत्ति भी शामिल है यहां पे। तो दोस्तों ये आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको कथनों पर विचार करना है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। एक कथन कह रहा है कि लॉक के शिक्षा संबंधी विचार उसके एमिल लिखा है, एमाइल कह सकते हो इसको, एमाइल नामक ग्रंथ में है। और दूसरा कह रहा है कि एमाइल में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना करना है। अब देखिए दोस्तों, पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एमाइल जो ग्रंथ है वो पहली बात है लॉक का है ही नहीं। लॉक ने उसकी रचना की नहीं थी, उसकी रचना तो रूसो ने की थी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एमिल जो ग्रंथ है उसमें शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना, ये दोस्तों बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि आगे हम रूसो के जब भी आप मैं पढ़ाऊंगा, आप में भाग फर्स्ट जो होगा उसमें आप देखेंगे कि जो एमाइल है वो असल में शिक्षा से ही जुड़ा हुआ ग्रंथ है और उसकी स्थापना जो है वो रूसो ने ही की थी। तो इसका दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की स्थापना के लिए समझौता किसके बीच में होता है, इसके संबंध में लॉक का मत क्या है। मतलब राज्य की स्थापना के लिए, देखिए दोस्तों यहां पे राज्य की स्थापना आया है शब्द। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि जब समझौता हुआ किसके बीच में, नागरिक व नागरिकों के बीच में, तब तो किसका निर्माण हुआ, उस समय मैंने आपको बताया था सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी निर्माण हुआ मतलब राज्य की स्थापना के लिए, मतलब इससे तो क्या बना, राज्य बना। और जब समझौता हुआ नागरिक व राज्य के बीच में, तब उसने कहा कि निर्माण हुआ किसका, ट्रस्ट का, मतलब सरकार का। यहां आप इसको समाज कह सकते हो एक प्रकार से, ये समाज का निर्माण हुआ सिविल सोसाइटी अगर कहोगे तो ये ज्यादा आपका क्या होगा, बेहतर होगा। सिविल सोसाइटी मतलब राज्य बन चुका है। राज्य की स्थापना के लिए समझौता किसके बीच में होता है, तो राज्य की स्थापना के लिए दोस्तों जो समझौता होता है वो व्यक्ति का सभी व्यक्तियों के साथ समझौता होता है। मतलब सभी व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्तियों के साथ समझौता करते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, मतलब समाज या राज्य का निर्माण हो जाता है। सरकार नहीं बनी अभी, मतलब प्राकृतिक अवस्था है, और प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य किस में एंटर कर रहा है, राज्य वाली अवस्था में एंटर कर रहा है। मतलब अभी नेचुरल कंडीशन में, और उससे फिर किस में आएगा, राज्य की अवस्था में आएगा। और वो कब आता है, जब वो आपस में समझौता करेंगे। अगर समझौता नहीं करेंगे तो पहली बात है राज्य का निर्माण ही नहीं होगा, और राज्य का अगर निर्माण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी नहीं बनेगी। तो पहले सिविल सोसाइटी या समाज या राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद में ट्रस्ट बनी। तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है, नागरिक और नागरिक, मतलब व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में ये समझौता संपन्न हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को लॉक ने क्या ठहराया था। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को दोस्तों लॉक ने बिल्कुल उचित ठहराया था। उसका कारण यह था कि 1688 की जो क्रांति थी उसमें जॉन लॉक का जो है वो बहुत ही बड़ा हाथ था। मतलब इस क्रांति में क्या है कि राजा जो विलियम है वो गद्दी पर पदस्थ हुआ था। राजा विलियम और क्वीन मेरी जो है इन्होंने गद्दी हासिल की थी। मतलब इस राजा विलियम को राजा बनने के लिए मदद की थी जॉन लॉक ने 1688 की क्रांति में। लेकिन इस 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है इसमें एक प्रकार से जो स्थापना होती है, राजतंत्र की स्थापना तो होती है, लेकिन इस राजतंत्र के अंदर शामिल था क्या, प्रजातंत्र। मतलब राजा के पास तो अधिकार तो था, लेकिन सहमति किसकी थी, प्रजा की थी।
तो मतलब राजतंत्र भी था और एक प्रकार से प्रजातंत्र भी था। तो ये वाली व्यवस्था की स्थापना हुई और इसका पूरी तरह से वो समर्थन करता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति का तो चिंतक बोला जाता है दोस्तों जॉन लॉक को। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पूछा जा सकता है कि गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक किस वेस्टर्न थिंकर को बोला जाता है, तो वो जॉन लॉक है जिसको गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चिंतक है तो वो क्या करेगा, इस विचार को उचित ठहराएगा। तो ये ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लोक की है। यहां पे रचनाएं दी हुई है दोस्तों, 3 रचनाएं दी हुई है आप में। इसमें 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, जो 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट दोस्तों जो आप रचना देख रहे हो, जो आपका ए ऑप्शन यहां पे ए ऑप्शन जो दे रखा है 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये जो रचना है दोस्तों 1690 में की थी और वो जॉन लॉक की थी। उसके बाद में है लेटर ऑन टॉलरेशन। लेटर ऑन टॉलरेशन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये सहिष्णुता पर बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता की इसमें जॉन लॉक बात करता है। और धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, इसमें 3 रचनाएं उसकी छपी थी, जिसमें फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन और थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन। तो ये भी रचना किसकी थी, उसी जॉन लॉक की थी। उसके बाद आता है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो सी है, इसकी रचनाएं भी कब होती है, 1690 में ही होती है। और जो फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन वो 1689 में होता है एक, और सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1691 में, और वो 1692 में थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन। तो ये तीनों रचनाएं दोस्तों किसकी है, जॉन लॉक की है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी पुस्तकें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शासक पर 2 निबंध किस विचारक की करती है। शासक पर अभी हमने बात की थी 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, तो 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट रचना किसकी है, जॉन लॉक की है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन ए वैसे ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना कौन सी है। जॉन लॉक को दोस्तों यहां पर सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है। और जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि गौरवपूर्ण जो क्रांति है उसमें उस क्रांति में खुद जॉन लॉक ने क्या किया था, सहयोग किया था। मतलब जॉन लॉक जो है खुद उस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। तो गौरवपूर्ण क्रांति ने उसको प्रभावित किया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। अब देखिए दोस्तों यहां पे उदारवाद की आत्मा, अब उदारवाद की आत्मा ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें जवाब तो सीधा ही दे सकते हो वैसे, क्योंकि जॉन लॉक खुद क्या है, उदारवाद का जनक है एक प्रकार से। उदारवाद का पिता बोला जाता है। उदारवाद का पिता खुद क्या है, जॉन लॉक है। उदारवाद का पिता क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसने बात की किसकी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, तीनों की उसने बात की है। तो वो क्या है, अपने आप में लिबरल है। थोड़ा आजादी पे मतलब उसका क्या है, ज्यादा ध्यान रहता है। मतलब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है खुद की, उस पर ज्यादा बल देता है। मतलब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, कोई काम कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में क्या है, स्वतंत्र ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता है। तो ज्यादा रहता है तो वो उदारवाद की आत्मा, जाहिर सी बात है वही है। और उदारवाद का पिता भी उसको कहा ही गया है वैसे तो उदारवादी है, बिल्कुल लिबरल है अपने आप में। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्रकार के अधिकार है प्राप्त है। 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 2 प्रकार के। देखिए दोस्तों अब अधिकारों पे बात कर लेते हैं हम लोग। अधिकारों पे अगर बात करें हम, तो जॉन लॉक ने कहा था कि जब अवस्था थी प्राकृतिक, जब मनुष्य नेचुरल कंडीशन में था, प्राकृतिक अवस्था, जब मतलब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, इस अवस्था में भी मनुष्य को 3 अधिकार मिले हुए थे। वो थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और उसके बाद में वो कहता है कि जब सिविल सोसाइटी का निर्माण हो गया, मतलब जब राज्य बन गया, जब नागरिक समाज में व्यक्ति आ गया, तो उस समय भी व्यक्ति अधिकार साथ में लेकर आया था। मतलब मनुष्य को ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में भी केवल इसी में नहीं मिले हुए, ये अधिकार उसको बाद में भी मिले हुए रहेंगे। मतलब जब राज्य का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में भी ये अधिकार उस व्यक्ति को मिले हुए रहेंगे। तो ये
इसमें अधिकार कितने प्रकार के होंगे? एक जीवन, और दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा कौन सा दोस्तों? संपत्ति। ये तीनों अधिकार उसको प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे, और प्राकृतिक अवस्था में नहीं, बाद में भी उसको प्राप्त रहेंगे। तो इसमें तीन प्रकार का आपका जो सी ऑप्शन है, जो स है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है, तो अभी तक मैंने आपको बोंदा पढ़वाया है, होब्स भी आपने पढ़ा है, लोक आपने पढ़ा है, रूसो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो हम ये जो सवाल है इसका जवाब हम इन तीनों में ढूंढ लेंगे, मतलब लोक, होब्स और बोंदा में ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लोक के बारे में बात। तो लोक क्या कहता है दोस्तों? यहां पे लोक प्राकृतिक अवस्था में संचालन के लिए प्रकृति का नियम प्रचलित है जो सभी पर लागू होता है। तो दोस्तों बी का मैंने अगर एक मिलाया है तो एक मुझे यहां पर बिल्कुल क्या प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है यहां पे, क्योंकि जो जॉन लोक है वो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी जो नेचुरल जो कंडीशन थी, प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य किससे बंधा हुआ था? प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ था। मतलब नेचुरल कंडीशन में भी व्यक्ति प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ था और एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था? मतलब उचित व्यवहार कर रहा था, शांति से रह रहा था, सद्भावना पूर्वक रह रहा था। तो ये बात दोस्तों जॉन लॉक पर बिल्कुल परफेक्ट यहां पर लागू होती है। तो यहां दोस्तों अगर ऑप्शन की हम बात करें तो हम बी सी डी से हमारा आंसर निकालेंगे, क्योंकि रूसो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो इससे हम हमारा जवाब निकाल लेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं सामने जो बी है, बी, सी और डी, और ए का हम सबसे अंत में ढूंढेंगे जवाब। तो बी में एक नंबर है जो बिल्कुल सही है यहां पे, मतलब प्राकृतिक अवस्था में संचालन के लिए प्रकृति का नियम प्रचलित है। उसके बाद में अगर हम बात करें होब्स की, होब्स के लिए 2 नंबर ये कह रहा है कि मनुष्य एक पतित प्राणी है। तो मनुष्य एक पतित प्राणी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि होब्स ने क्या कहा था? मनुष्य कैसा? स्वार्थी, लोभी, लालची प्रवृत्ति का होता है। लोभी, लालची प्रवृत्ति का है, विवेकहीन प्राणी है, मतलब जंगली है, मतलब मनुष्य की दानवी प्रवृत्ति के बारे में उसने जिक्र किया था। देवीय प्रवृत्ति की बात होब्स तो कहीं बात करता ही नहीं है। तो मनुष्य एक पतित प्राणी जो है, सी का जो दोस्तों यहां पर मुझे नजर आ रहा है, सी का 2 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों हम बोंदा, बोंदा कह रहा है कि संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों पर विधि द्वारा अनियंत्रित व सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों पर विधि द्वारा अनियंत्रित, यहां पे देखिए दोस्तों, विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है, मतलब यहां पर विधि की उसने बात की है। बोंदा में देखो दोस्तों जो संप्रभुता की हमने बात की थी, अब संप्रभु है वो अनियंत्रित है, लेकिन फिर भी किस में बंधा हुआ है? विधि से बंधा हुआ है वो, मतलब विधि के दायरे में रहकर वो अनियंत्रित होकर काम करेगा, मतलब दायरा उसका विधि में रहेगा, लेकिन उस दायरे में वो फुल तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। तो डी का दोस्तों मैं यहां पर जो है वो 3 नंबर यहां पर सही करता हूं। तो यहां पर दोस्तों मुझे बी का फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, बी का फर्स्ट यहां पे है, और सी का 2, बी का फर्स्ट, सी का 2। यहां दोस्तों यहां ये ऑप्शन यहां पे गलत नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूसो ने कहा था कि तलवार के बिना संविदा शब्द मात्र है। तो यहां पर दोस्तों ये इसमें जो आपको ए नंबर जो दिखाई दे रहा है उसका 4 होगा, तो इसमें आप सही कर लेंगे इसको। तो यहां पे जो ऑप्शन में गड़बड़ हो रही है वो ए का फर्स्ट, मतलब जो ऑप्शन है इसमें सी नंबर, उसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए आप, उसमें चेंज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि होब्स का जो है वो बिल्कुल सही है, मनुष्य एक पतित प्राणी है। सी का बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही है, और डी का जो है वो कह रहा है, डी का 3 नंबर बिल्कुल सही है। और अगर बी की बात करें लोक, तो लोक की अगर बात करें तो बी का तो जाहिर सी बात है कि 1 नंबर होगा ही होगा, बी का 1 नंबर ही होगा, बी का 1 नंबर के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में संचालन के लिए प्रकृति का नियम प्रचलित जो सभी पर क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। ये बात किसने की? ये बात तो लोक ही कहता है। तो इसमें दोस्तों आप ऑप्शन को सही कर लेंगे, वहां आपके क्वेश्चन में ऑप्शन वहां पर गलत दिए हुए हैं वो, तो जो मैंने यहाँ पे आप क्वेश्चन बताए हैं वो आप नोट कर लेंगे और इसके हिसाब से सही कर लेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लोक संप्रभुता शब्द किसके साथ है जुड़ा हुआ है? लोक संप्रभुता शब्द जो है,
लोक संप्रभुता शब्द जो दोस्तों वो जॉन लोक के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो देखिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि जॉन लोक ने जो शासन व्यवस्था की बात की है उसमें क्या है कि वो बात करता है सीमित संप्रभुता की। सीमित संप्रभुता की वो बात करता है कि संप्रभुता कैसी रहेगी, सीमित रहेगी। मतलब जो शासन व्यवस्था होगी उसमें जो शासक होगा उसका शासन कैसा होगा, सीमित रहेगा। अब जाहिर सी बात है सीमित रहेगा, तो वो जो सीमित उसको किया गया है उस सीमा में उसको जब बांधा गया है तो कुछ अधिकार किसको दिए गए होंगे, जनता को दिए गए हैं। मतलब जनता को दिए गए हैं अधिकार। जब जनता को दिए गए हैं तो जनता का मतलब क्या हुआ, लोक, और लोक का क्या हो गया, लोक संप्रभुता। यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब लोक संप्रभुता जो शब्द है वो जॉन लोक के साथ जुड़ा हुआ, अरस्तु के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बोंदा के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ, रूसो के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ। यहां पे जो डी ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोग सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो वो आधारशिला रखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है यहां पे, हालांकि इसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसमें ऐसा दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर आपको राजतंत्र दे देता वो ऑप्शन में तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन और बढ़ जाता। अब इसमें तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऑप्शन इस तरह के डाले हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें सत्तावाद, अत्याचार तंत्र की, प्रजातंत्र की, वर्ग तंत्र की, तो एबीसीडी में से अगर हम देखते हैं तो यहां पर सत्तावाद, अत्याचार तंत्र, लोक ने अत्याचार तंत्र की तो बात ही नहीं की, वर्ग तंत्र, गुट तंत्र की बात नहीं की, सत्तावाद की बात नहीं की, तो इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन है जो प्रजातंत्र क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये राजतंत्र आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जॉन लोक के विचारों में अगर हम बात करें तो जॉन लोक को जो पढ़ेगा, जो भी स्टूडेंट, जो भी राजनीति विज्ञान का छात्र होगा, वो अमूमन यही सोचेगा कि जॉन लोक जो है जिसने शासन व्यवस्था का जो निर्माण किया वो राजतंत्र ही है। असल में वो राजतंत्र का निर्माण तो कर रहा है, वो बात ठीक है, मतलब जॉन लोक राजतंत्र का समर्थन भी करता है और खुद वो 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसको वो अच्छा मानता है और उसमें उसने सहयोग भी दिया और सीमित संप्रभुता की बात करता है। लेकिन वो जो जनता के जो अधिकार हैं, प्रजा जो है उसको बराबर ध्यान में रखता है। वो मतलब राजा शासन तो करेगा लेकिन सहमति किसी होगी, जनता की होगी। मतलब फाइनली जो सहमति बन रही है वो जनता की ही बन रही है, तो जनता की सहमति बन रही है और जनता को अधिकार भी दे रहा है, आप क्या कर सकते हो, क्रांति कर सकते हो। जब जनता क्रांति कर सकती है, राजा को हटा सकती है, तो फिर राजा का शासन कहां हुआ, तो राजा का शासन नहीं होगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि उसने प्रजातंत्र की ही स्थापना की। यहाँ पे राजतंत्र अगर ऑप्शन में आता है तो दोस्तों आप इसको गलत कर देंगे, तो आपका इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्यों को यह प्रेरणा देता है कि वे प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज की स्थापना करें। बिल्कुल सही है दोस्तों, संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही ऐसा विचार है जो प्राकृतिक दशा का त्याग करके मनुष्य कौन सी अवस्था में आ जाता है, नागरिक समाज में आ जाता है। और उसके बाद में आर कह रहा है लोक के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर मनुष्य जो कुछ अर्जित करता है वो उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। मतलब ये कथन दोस्तों दोनों ही क्या है, बिल्कुल यहां पर सही है और एक दूसरे से संबंधित है। मतलब लोग कह रहे हैं कि संपत्ति की जो सुरक्षा का विचार है वो मनुष्यों को यह प्रेरणा देता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर संपत्ति का श्रम सिद्धांत नजर आता है हमें। संपत्ति का श्रम सिद्धांत उसके विचारों में नजर आता है। मतलब यह कहता है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी संपत्ति अर्जित करेगा वो संपत्ति क्या हो जाएगी, उसकी खुद की संपत्ति हो जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति जहां जो लोग कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ मनुष्य जो अपना श्रम मिला देता है वो संपत्ति उसकी क्या हो जाती है, खुद की हो जाती है। तो मेहनत करके जो मनुष्य संपत्ति बनाएगा उस पर अधिकार तो उसका केवल खुद का ही होगा और वो उसकी कहलाएगी निजी संपत्ति। और दोस्तों ये निजी ये संपत्ति का विचार ऐसा है जिसके कारण जो जॉन लोक है वो पूंजीवाद का क्या बन गया, दार्शनिक प्रणेता बन गया एक प्रकार से, क्योंकि उसके विचारों को अगर मानकर चलें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या ले लेगी, जन्म ले लेगी। तो इसमें ए भी सही है दोस्तों, आर भी सही है। और हाँ, आर जो है वो ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है, दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक का राज्य है, लोक का राज्य कैसा है।
ए कह रहा है लोक राज्य सकारात्मक राज्य है, बी कह रहा है लोक राज्य निषेधात्मक है, और सी कह रहा है लोक राज्य आदर्शात्मक राज्य, और डी उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, लोक राज्य सकारात्मक राज्य, सकारात्मक राज्य नहीं कह सकते उसको, आदर्शात्मक भी नहीं है, और लोक राज्य एक निषेधात्मक राज्य है। लोक राज्य निषेधात्मक होगा दोस्तों, यहां पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, निषेधात्मक। अब निषेधात्मक राज्य से मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए निषेधात्मक राज्य का मतलब यहां पर होता है कि जो राज्य में जो भी शासक वर्ग है, जो भी शासक वर्ग होगा उसको निषेधाधिकार ज्यादा है, मतलब उसका दायरा समझाया गया है, सीधे शब्दों में ये कह सकते हो भी, उसको अपना दायरा बताया गया है कि उसको किस दायरे में रहकर काम करना है। मतलब जो शासक है वो खुले तरीके से शासन नहीं कर सकता है यहां पे, मतलब उसको अपना दायरा बताया गया है कि आप अपने दायरे में रहकर क्या करोगे, काम करोगे। तो राज्य कैसा हो गया दोस्तों, लोक का राज्य कैसा हो गया, निषेधात्मक राज्य यहां पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बी आपका सही हो गया दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। लोक की पत्ती में हर चीज व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है और हर चीज को इस क्रम में रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुनिश्चित रहे। उक्त कथन किस विद्वान का? दोस्तों मैंने आपको ये जब जॉन लोक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है, और इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब लोक, ये मैंने आपको दोस्तों तब पढ़ाया था जब मैंने आपको ये बताया कि लोक कैसा है, व्यक्तिवादी है। जब मैंने आपको बताया कि लोक कैसा है, व्यक्तिवादी, जब लोक को मैंने व्यक्तिवादी बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि लोक जो है हर चीज में क्या है कि इस तरीके से उसने हर चीज को सेट किया है कि व्यक्ति की जो सर्वोच्चता है वो हमेशा ही क्या रहे, ऊपर रहे। अब जाहिर सी बात है कि लोक बात कर रहा है कि व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इन तीनों की रक्षा की बात कर रहा है, और तीनों के व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है एक प्रकार से। मतलब हर व्यक्ति की जीवन की रक्षा होनी चाहिए, उसके स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, और उसकी संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। तो इन तीनों की बात करें तो जो लोक है वो पूरी तरह से एक प्रकार से व्यक्तिवादी है यहाँ पे। तो प्रोफेसर वान, इसका जो उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था में से कुछ लेकर उसमें अपना श्रम लगाया तो वह उसकी क्या बन गई, संपत्ति बन गई। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार दोस्तों जॉन लॉक से संबंधित है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत जो है उसके विचारों में यहां पर नजर आता है। संपत्ति का श्रम सिद्धांत, संपत्ति का श्रम सिद्धांत जो इसका दोस्तों नजर आता है उसके विचारों में है, और इसमें ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वह प्रत्येक का सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। ये तो दोस्तों होब्स वाली व्यवस्था जो ए ऑप्शन में लिखा है। बी करा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता की अवस्था थी, बिल्कुल सही है। अंधकार का युग था, ये भी गलत है। निष्कपट लोगों का समूह था, नहीं ये भी नहीं कह सकते, निष्कपट लोगों का समूह था। बी ऑप्शन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कह रहा है शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता। ये तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि जो लोग कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें मनुष्य कैसे रह रहा है, शांति से, सद्भावना से, परस्पर सहायता करते हुए रह रहा है। और जो लोग ने जो मानवीय स्वभाव है उसके दैवीय गुणों की जिक्र किया कि मनुष्य जो है वो दैवीय गुणों से क्या होता है, युक्त होता है, उसमें अच्छाइयों की बात ज्यादा करता है जो लोग। तो अच्छाइयों की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छाइयों की अगर बात कर रहा है तो प्राकृतिक अवस्था में कैसा रहा है, शांति सद्भावना से रह रहा है। तो इसका बी ऑप्शन जो दोस्तों बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पूर्णतया सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। लोक का राजनीतिक सिद्धांत है, ए व्यक्तिवादी, बी कह रहा है समाजवादी, और सी कह रहा है साम्यवादी, और डी कह रहा है उदारवादी। अब देखिए दोस्तों यहां पे ए व्यक्तिवादी बताया इसने और बी समाजवादी। तो समाजवादी तो किसी के मत पे नहीं होगा। समाजवादी का तो मतलब हो गया कि समाज में सबको बराबर करना। समाजवादी नहीं हो तो पूंजीवादी है उल्टा, क्योंकि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है। जब संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन करेगा तो समाजवादी तो किसी कीमत पे नहीं होगा वो, क्योंकि समाज में उससे क्या होगा कि किसी एक वर्ग के हाथों में संपत्ति ज्यादा इकट्ठा होगी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जन्म ले लेगी। तो समाजवादी गलत हो गया।
साम्यवादी भी नहीं है। साम्यवादी मतलब दूसरा रूप हो गया, एक प्रकार से समाजवादी का थोड़ा उल्ट कठोर रूप हो गया साम्यवादी। तो बी और स भी बिल्कुल गलत है। व्यक्तिवादी दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो ए और डी दोनों सही कर लो दोस्तों आप, मतलब जो ए और द जो दिए हुए हैं ये दोनों ही सही है यहां पे, क्योंकि उदारवादी तो वो है ही है, उदारवाद का तो उसको पिता बोलते हैं, और व्यक्तिवादी भी है। ये दोनों ही ऑप्शन दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ए और डी, क्योंकि व्यक्तिवादी है और उदारवादी भी है यहां पे। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से बनाया हुआ है, मतलब इसमें ऑप्शन ए व डी दोनों सही होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, मतलब सही नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मनुष्य कोरा जंगली पशु है। अब जॉन लॉक का तो दोस्तों पॉजिटिविटी थी उसके विचारों में, तो ये गलत हो जाएगा। मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है। कर्तव्य की पुकार सुनता है, ये बात डायरेक्ट जॉन लॉक ने नहीं बोली थी, मतलब ड्यूटी की पुकार सुनता है ऐसी कोई बात उसने नहीं की थी। हाँ, हालांकि प्राकृतिक नियमों की उसने बात जरूर कही थी, लेकिन कर्तव्यों की बात उसने नहीं कही थी, तो सी भी गलत है। और डी कह रहा है मनुष्य परोपकारी प्राणी है, और बी कह रहा है मनुष्य नैतिक प्राणी है। अब देखिए दोस्तों यहां पर बी और डी जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा यहां पे, मतलब कुछ जो विद्यार्थी हैं वो डी को सही कर सकते हैं कि मनुष्य परोपकारी है, बी कह रहा है मनुष्य नैतिक प्राणी है। अब देखिए परोपकारी शब्द को पकड़िए आप। परोपकारी शब्द का मतलब हो गया कि जो दूसरा परोपकार, मतलब जो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचे। और जॉन लॉक क्या कहता है, मनुष्य क्या है, एक अच्छा प्राणी है, नैतिक रूप से अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, शांतिपूर्वक रहना चाहता है। तो यहां पर शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो इस बात का मतलब ये तो नहीं कि वो परोपकारी है, मतलब दूसरों के बारे में ही सोच रहा है। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग जो आंसर होगा दोस्तों वो बी यहां पे बिल्कुल सही होता है कि मनुष्य नैतिक प्राणी है। यहां पे परोपकारी प्राणी उसको हम यहां पे ये ऑप्शन को सही नहीं कर सकते, क्योंकि परोपकारी नहीं कह सकते उसको, नैतिक प्राणी है वो अपने आप में, तो इसका नैतिकता से जुड़ी हुई बात करता है। तो दोस्तों आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से लोक किस देश का रहने वाला था। अब ये तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने कि लोक किस देश का रहने वाला था, तो लोक तो इंग्लैंड का ही रहने वाला था, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहे कि किस विचारक ने एक सीमित व उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। सीमित व उत्तरदायी सरकार। होब्स कैसा था दोस्तों, निरंकुशवादी प्रवृत्ति। रूसो हमने अभी पढ़ा नहीं है, और कार्ल मार्कस भी नहीं पढ़ा हमने, तो हमारा जवाब यही मिल जाएगा हमारे को। इसका लोक जो बिल्कुल सही है। लोक इसलिए सही हो गया दोस्तों क्योंकि लोक ने उत्तरदायी सरकार की कल्पना इसलिए की थी क्योंकि लोक ने सीमित संप्रभुता की बात की थी, और जनता को उसने अधिकार दिया था क्रांति करने का। उसने कहा था कि अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर वो जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा करने में असफल हो जाए तो उस सरकार को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन होब्स के विचारों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जब जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं करेगी सरकार, मतलब वो सरकार को उत्तरदायित्व सौंपता है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का, तो सीमित भी है, क्रांति की जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है, और उत्तरदायी भी है। तो लोक दोस्तों बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस कृति में राजा के देवी अधिकार का खंडन किया गया है। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, किस कृति में। कृति इसकी देखा है कि शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट दोस्तों जो रचना है उसमें देवी अधिकार का खंडन किया गया है, और मैंने इसमें आपको बताया भी था कि इस कृति के बारे में प्रोफेसर वान ने कहा था कि ये जो रचना है, ये रचना जो जॉन लॉक की है, प्रोफेसर वान ने कहा कि ये जो 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो रचना है जॉन लॉक की, ये दोस्तों 1690 में छपी। अब इस रचना के बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो रचना है वो एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक जो नली है वो तो रॉबर्ट फिल्मर की देवीय सत्ता के खिलाफ है, और इस बंदूक की दूसरी जो नली वो किसके,
होब्स की निरंकुश सत्ता के खिलाफ है। मतलब ये टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट केवल देवीय सत्ता का ही खंडन नहीं कर रही है, होब्स की निरंकुश सत्ता का भी क्या कर रही है, यहां पे खंडन है कर रही है। मतलब चमत्कारिक देवीय सत्ता जो है, जो राजा ये कहे भी जो राजा बना है उसको तो देवी अधिकार मिले हुए हैं, ईश्वर से उसको अधिकार मिले हैं, इस प्रकार के किसी भी चमत्कार का वो क्या करता है, यहां पे खंडन करता है। तो शासन पर 2 निबंध, डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित था? समानता का अधिकार, पूजा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में, तो प्राकृतिक मैंने आपको अधिकार बताए थे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अवस्था में भी बने रहेंगे और नागरिक समाज वाली अवस्था में भी बने रहेंगे। ये प्राकृतिक अधिकार हमेशा ही बने रहेंगे उसके पास। तो यहां पर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तो संपत्ति यहां पर मैच हो रहा है आपका डी ऑप्शन, जो बिल्कुल डी ऑप्शन जो दोस्तों बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में रूसो को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।